नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। चुनाव का महापर्व शुरू हो गया है, लेकिन लोगों में वो जोश और उत्साह देखने को नहीं मिला जो 2014 और 2019 में मिला था। चुनाव के पहले चरण में इस त्योहार का उत्सव जिस ढंग से फीका और नकारात्मक रहा, वो चिंताजनक है। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार शाम 5 बजे तक 102 सीटों पर करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। इन्हीं सीटों पर 2019 में 59.9 यानी लगभग 70% वोटिंग हुई थी। ये जो 10% का अंतर है, उसे मामूली अंतर समझने की भूल मत कीजिएगा। चुनाव में तो 1-2% का अंतर भी खेल पलट देता है। देश में अब तक कभी भी पहले चरण के मतदान में ऐसी निष्क्रियता और उदासीनता देखने को नहीं मिली थी। देश के किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा है। सबसे अधिक त्रिपुरा में 79.9% वोट डाले गए। बंगाल में लगभग 78% मतदान हुआ। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला। बिहार में महज 47.5% वोटिंग की खबर है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 75% वोट डाले गए थे। वहीं इस चुनाव में महज 63% वोट पड़े हैं, यानी 12% कम। राजस्थान में 2019 के चुनाव में 64% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा केवल 50% है, यानी 14% कम। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53% मतदान हुए थे। वहीं इस चुनाव में लगभग 47% वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में लगभग 67% मतदान हुए थे। वहीं इस बार केवल 57% वोट पड़े हैं, यानी यहाँ भी 10% कम। सबसे ज़्यादा बंगाल की जलपाईगुड़ी में 79.33% वोटिंग हुई और बिहार के नवादा सीट पर सबसे कम 40.2% लोगों ने वोटिंग की। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में सहारनपुर में सबसे ज़्यादा 63% और रामपुर सीट पर सबसे कम 52.4 वोटिंग हुई। 2019 में इन सीटों में से सहारनपुर में सबसे ज़्यादा 70.8% हुई थी और सबसे कम रामपुर में 63% वोटिंग हुई थी। इसी तरह बिहार के औरंगाबाद सीट पर भी सबसे ज़्यादा 49.9% हुई और नवादा में सबसे कम 40% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर सबसे ज़्यादा 56% और नवादा में 49% वोटिंग हुई थी। मतलब बिहार का देश में सबसे खराब वोटिंग प्रतिशत है, जहां सबसे ज़्यादा वोट भी 50% पड़े हैं। इसी तरह लगभग अन्य सभी राज्यों की स्थिति है। तो जब पिछली बार से 10-15% कम वोट पड़े हैं, तो सीटें कैसे बढ़ जाएंगी? 400 प्लस का आंकड़ा तो इस वोटिंग पैटर्न से असंभव दिखता है, बल्कि उल्टा ये होगा कि बहुत कम मार्जिन से सीटें भाजपा के हाथ से निकल भी सकती हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से लोगों में उदासीनता दिखाई दे रही है और उत्तर भारत ही भाजपा की जीत का मुख्य आधार है। यदि उत्तर में सीटें कम हो गई तो दक्षिण में सीट बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका कारण क्या है? इस पर मंथन बहुत जरूरी है। इस देश में फिलहाल 2 बातें हो रही हैं। बहुसंख्यक को लगता है कि जीत तो जाएंगे ही, भले ही कुछ सीटें कम हो जाए, सरकार तो मोदी की ही बनेगी। और अल्पसंख्यक को लगता है कि भाजपा नहीं हटने वाली, चाहे हम जो भी कर लें। सभी पार्टियां अपने लाभ के लिए हमें भुनाती हैं, लिहाजा वोट देने से क्या फ़ायदा। इन दोनों कारणों से ये वोटिंग पैटर्न सामने आ रहा है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। बहुतायत लोगों को पता है कि विपक्षी दल कमज़ोर है, इसलिए जीतना तो भाजपा को ही है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा, उसके आसपास भी अगर भाजपा न पहुँचे तो ये मोदी जी की बेअंदाजी कही जाएगी और उनके आकलन पर प्रश्न चिन्ह भी उठेगा। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, लेकिन मतदान की गति और लोगों की निष्क्रियता देखकर तो अब संदेह हो रहा है। पिछले 12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली थी। जब जब मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई,
4 बार सरकार बदल गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई। वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह केंद्र में आ गए। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट हुई लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला था। इस वजह से मतदान में गिरावट चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग से किसे फायदा होगा? अगर इस पर विचार करें तो राजनीति के जानकारों के अनुसार आमतौर पर अधिक वोटिंग या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को सत्ता पक्ष के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि लोग मौजूदा सरकार को बदलने के लिए अधिक वोट करते हैं। अधिक वोटिंग प्रतिशत को सरकार बदलने का पर्याय माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में यह ट्रेंड बदला है। यदि लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के आंकड़ों को देखें तो अधिक वोटिंग प्रतिशत के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। 2014 के 66.4% के मुकाबले 2019 में 67.3% वोट पड़े थे। इसके बावजूद केंद्र में बीजेपी की वापसी हुई। हालांकि यदि 2009 के वोटिंग प्रतिशत से तुलना करें तो 2014 में अधिक वोटिंग से सत्ता में बदलाव हुआ। कांग्रेस हटी और नरेंद्र मोदी आए। 2014 में 2009 के 58.2% के मुकाबले 66.4 वोट पड़े थे। तो इन आंकड़ों के हिसाब से बम्पर वोटिंग न होना संकेत है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। लेकिन इस तरह की गिरावट से वो अपने लक्ष्य के पास भी नहीं पहुंच सकेंगे, जो शायद मोदी जी के लिए दुखदाई होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह तो सबको दिख रहा है। मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने पर दुख होना स्वाभाविक भी है। चुनाव की इस खामोशी और ढीले ढाले रवैये से चिंता होना लाजमी है, जबकि अभी ये सिर्फ पहले चरण का चुनाव था। लेकिन 102 सीटें बहुत होती हैं, और वो भी जब आप 400 का लक्ष्य बनाकर चल रहे हों। यह तो सभी को पता है कि 98% मुस्लिम वोटर बीजेपी के विरोध में वोट डाल रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बूथों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, जो आपको न्यूज़ चैनलों पर भी दिख रही होंगी, जबकि हिंदू वोटर अभी भी 40% ही बूथों पर दिखाई दे रहा है। वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए आज की 102 सीटों में बीजेपी 60 का आंकड़ा मुश्किल से पाती दिखाई दे रही है, जबकि उसका लक्ष्य 80 सीटों से ऊपर का था। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। इस कारण वो ऐन वक्त पर लोगों को बूथ तक लाने में समर्थ नहीं हो सके। कुछ लोग धूप और गर्मी को भी इसका कारण मान रहे हैं, लेकिन चुनाव तो हमेशा ही अप्रैल मई माह में होते हैं। क्या 2014 और 19 में गर्मी नहीं थी? ये बेवजह के बहाने हैं, वरना बंगाल में 78% मतदान नहीं होता, जबकि वहाँ भी कम ही वोटिंग हुई है। और फिर यूपी बिहार में कितना फासला है, वही मौसम है, वही स्थितियाँ, लेकिन बिहार में 47% वोट पड़ते हैं, जबकि यूपी में 57%। तो इससे साफ पता चलता है कि यह लोगों की नकारात्मक सोच का असर है, उनकी रुचि और जिम्मेदारी की कमी का असर है। फिलहाल ये चुनाव 400 प्लस के लिए तो नहीं ही है, और लोगों की चुप्पी और शांति बता रही है कि वो बस वोट डालने के लिए वोट कर रहे हैं, या फिर कौन नृप होए हमें कहानी वाले तर्ज पर आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए वाली सोच के साथ चल रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। फिलहाल अति आत्मविश्वास में कहीं नुकसान न हो जाए और मोदी जी के अंतिम चुनाव में कम सीटों से जीतने का एक दाग न लग जाए, उनका सम्मानित रिकॉर्ड कायम रहे, इसके लिए आगे के सभी चरणों में जी जान लगाकर प्रयास करना होगा मोदी समर्थकों को। भाजपा वालों को भी सोचना होगा कि कैसे भी करके मतदान करवाने का जुनून पैदा करना पड़ेगा।
लोग बूथ पर जाएंगे तो तय है कि भाजपा के ही वोट बढ़ेंगे, लेकिन उनको बूथ तक लाना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए नए सिरे से अभियान चलाना होगा और इस ओवर कॉन्फिडेंस नामक चिड़िया को फुर्र करना होगा। जब योजना 2047 की बन रही हो तो इस गति से जनता का चलना उचित नहीं कहा जाएगा। भाजपा के लोगों तक यह बात पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी भी है और मेरी भी। देश हित में सभी कुंभकर्ण हिंदुओं को एक बार जगाना है और जोर से जयकारा लगाना है। जैसा कुछ दिन पूर्व राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी थी, वैसी ही एक लहर लोकसभा चुनाव के लिए भी दौड़ानी है। तो शायद पहले चरण की उदासीनता का हिसाब बराबर हो सके और मोदी जी अपने लक्ष्य को पा सकें, भारत में चुनाव का एक नया रिकॉर्ड बन सके। तो अब सतर्क, सचेत और सक्रिय हो जाइए, खुद भी जागिए और लोगों को भी जगाइए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।